विश्व रंगमंच दिवस है आज और हमारे बीच है उदयपुर के दो मशहूर रंगकर्मी शैलेंद्र शर्मा और साथ में सुनील टांक। शैलेंद्र जी, आज के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके खुशी भी हो रही। जिस तरह सारे त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से हम ये सोचते हैं हमारे लिए ये दिन भी एक तरह से त्यौहार के समान ही है। सुनील जी, आप बताएं, विश्व रंगमंच दिवस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उदयपुर वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ रंगमंच दिवस पर। और विश्व रंगमंच दिवस हर रंगकर्मियों के लिए एक त्योहार की भांति है। एक मतलब फेस्टिवल ऐसा कि उत्सव है जिसे मनाने का मन करता है। और कोशिश ये रहती है कि उस दिन हम कोई ना कोई प्रस्तुति लेके आएँ और दर्शकों के लिए वो प्रस्तुति उपलब्ध करवाएं, देखें, प्रस्तुति देख पाएँ। इस तरह से हमारा ये रहता है। सुनील जी, रंगमंच में एक तरह से सन्नाटा रहा कोविड-19 की वजह से। ये मान के चलिए कि लगभग 2 वर्ष तक बिल्कुल रंगमंच सूने रहे, न रंग था न मंच था। बताएं कि अब कैसी स्थितियां हैं और आने वाले समय में रंगमंच क्या जो कुछ खोया है उसे पा पाएगा? जी सर, बिल्कुल। बात यह है कि जब कोरोना आया उससे पहले हमारी प्रस्तुति पूरा नाटक तैयार था प्रस्तुति के लिए। और जैसे अचानक से जब कोरोना आया और बंद हो गया, न शो कर पाए, न कुछ हो पाया। सब रंग कर, और सबसे बड़ा घात जो लगा, सभी को लगा लेकिन रंगकर्मियों को सबसे ज़्यादा लगा, क्योंकि रंगकर्मियों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। कहीं कुछ भी नहीं, और वो काम करे कैसे, क्योंकि स्टेज पे आना है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है एक दर्शकों की। दर्शक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो कैसे भी करके फिर ऑनलाइन के माध्यम से या फिर है ना छोटे छोटे 5-5, 10-10 लोगों में इस तरह से किया गया, कोशिशें की गई। पूरे हम सबसे रंगमंच में एक चीज़ है जिससे हम जुड़े हुए हैं आपस में पूरे देश भर में, कि कहाँ क्या गतिविधियाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। और इस तरह से आपस में एक दूसरे का सहयोग भी किया, कहीं से सहयोग मिला, इस तरह से चलता रहा। फिर 2 साल बाद तो सब चीज़ खुल गई। बाद में सबसे बाद में खोला गया है रंगमंच को। उसमें भी एक लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन में भी किया और सरकार के साथ चले, उनके नियमों को पालन किया। हाँ, लेकिन अब जाके थोड़ा सा वापस ओपन अप हुआ है। और अब जब हम देख रहे हैं कि कहीं सचेत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस कुछ हो जाए। जब तैयारी करते हैं तो क्या है कि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी कला है जहाँ पे सारी कलाओं का संगम है। और सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए मानी जाती है कि सारी कलाओं का संगम होते हुए इतना विस्तार से वो चीज़ें। तो वहीं पर फिर उसके बाद जब लग गया कि अब थोड़ा सा कर सकते हैं, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वापस, कॉन्फिडेंस भी कहीं लूज़ हो गया था, तो वापस सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने में दिक्कत आई, आपस में इकट्ठा करके अब वापस हमने एक वर्कशॉप में शुरू किया है, वर्कशॉप के साथ। और अब एक प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं। बस हम काफ़ी जल्द एक नाटक लेके आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, रंगमंच रोटी नहीं देता, ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी। कि भारत में आप जुनून से या अपने शिद्दत से, अपने कमिटमेंट से रंगमंच कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये आर्थिक रूप से रंगकर्मी की कोई भी मदद नहीं कर पाता। बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच है तो क्या कुछ किया जाए कि रंगकर्मी को रोटी भी मिले? बात तो खैर सच है कि लोग फिल्मों के टिकट खरीदना पसंद करते हैं। रंगमंच के लिए अगर आप कहें कि हमारा नाटक देखना ही है तो वो टिकट लेना पसंद नहीं करेंगे। और साथ में आपको ये भी कहेंगे क्या मिल क्या रहा है आपको इससे। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि एक मंचन के पीछे कितना खर्च होता है। और आज की तारीख में जो ऑडिटोरियम है इनके किराए बहुत अधिक हैं जिसको हम निकाल नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो रोटी कहाँ से देगा? ठीक है, सरकार कभी कभी मदद कर देती है क्या, लेकिन सरकार जो मदद करती है, सपोज़ करें कि साल में एक दफ़ा मदद किया 25-30 हज़ार रुपये का, इट मीन्स कि 2,000 रुपये पर मंथ। अब 2,000 रुपये पर मंथ में कैसे हम हमारी टीम के साथ काम करेंगे, कैसे निर्देशक या संस्थापक जो भी होगा वो अपना जीवन चलाएगा, क्या करेगा? सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए रंगमंच रोटी तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत से संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत से निर्देशक हैं, बहुत से संस्थापक ऐसे हैं जिन्होंने कि लोकल लोगों से जो आर्थिक मदद लेते हैं, क्या शहरी के जो धनाढ्य परिवार हैं उनसे मदद लेकर के वो इस काम को कर रहे हैं। और वो लोग बाग जो देने वाले हैं वो भी इसके अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए वो सहयोग भी देते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन सभी देते हैं ऐसी बात नहीं। हम किसी से सहयोग मांगने जाएं तो आप ये समझे तकरीबन 60-70 आई मीन कि 80% लोग बाग तो ये कहेंगे नहीं यार, इसमें हम सहयोग नहीं दे सकते। बहुत कम लोग बाग ऐसे होंगे जो कि इस बात का सहयोग करेंगे। इसलिए रंगमंच रोटी नहीं दे सकता है। रंगमंच आप तभी जारी रख सकते हैं जब आपके पास में अपने खाने खर्चे का या परिवार को चलाने का कोई आपके पास में साइड में साधन है और आपको शौक़ है, तो आप उस नौकरी से या उस बिज़नेस से अपना जीवन चलाइए और
अपना शौक़ पूरा करी। एक समाज और एक देश के रूप में हम कहाँ विफल रहे कि हम रंगमंच को रोटी नहीं दे सके या रंगकर्मी को वो सम्मान नहीं दे सके, और अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या कुछ किया जा सकता है कि रंगकर्म और रंगकर्मी दोनों की स्थिति सुधरे? देखिए, सरकार की तरफ से तो काफ़ी सहयोग मिलता है, लेकिन सहयोग पाने वाले जिस चालाकी से उस सारे सहयोग को अपने अंदर ले लेते हैं, और जो ख़ास काम करने वाले लोग बाग रहते हैं उन तक वो राशि नहीं पहुंच पाती है। क्या वो जो उनकी बदमाशियाँ रहती है, बदमाशी कहूँगा मैं, क्या काम कम होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि कैसे भी सरकार को चूना लगाया जाए और उनसे पैसा कमाया जाए। ठीक है, काम उसके अंदर कितना होता है, कम ही होता है, लेकिन जो एक्चुअली काम करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं आ पाता है। आपका सवाल क्या था? समाज के लिए क्या कुछ किया जाए कि ये स्थिति सुधरे? देखिए, सुधरने में तो क्या है कि आज के बच्चे बहुत क्या कहना चाहिए उसको, अति महत्वाकांक्षी। जैसे कि मैं यहाँ नहीं, इंदौर के अंदर थिएटर करता हूँ, उदयपुर में भी किया है। मेरे को तकरीबन 45 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी फिल्मों की ओर जाने का नहीं सोचा। आज का जो युवा है वो 2 या 3 नाटक के अंदर एक्टिंग करेगा और यही कहेगा कि दादा बॉम्बे चले। तो हर व्यक्ति को वो जो फिल्मों का क्रेज़ है वो खींचता है, रंगमंच का नहीं खींचता। रंगमंच का उतना ही खींचेगा कि बस हमें एक बेस मिल जाए वहाँ जा कर के कहने के लिए कि हमने भी रंगमंच किया है, चाहे 2 नाटकों में एक्टिंग किया है, लेकिन किया है। पर शैलेंद्र जी, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि फिल्में भी रंगमंच का एक तो विस्तार है और वहाँ पर जाकर आदमी अपना जो है भरण पोषण भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो ये सहयोग तो देता ही है ना रंगमंच, ये सहयोग तो मिल ही रहा है सारे कलाकारों को, और वो रंगमंच से उनको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि जाकर के उसकी एक्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी रंगमंच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सीधा समाज से जुड़ते हैं, ऑडियंस से जुड़ते हैं, उनके एक्शन रिएक्शंस को देखते हैं। फिल्मों के अंदर हम ये नहीं देखते। जैसे अभी ऑनलाइन हुआ कोविड के अंदर, ठीक है, हमने काम कर लिया, अब उसका क्या रिएक्शन दिया आपने, हमें पता नहीं। आपने अच्छा बोला बुरा बना, पता नहीं। लेकिन यहाँ सामने जब दर्शक बैठा है तो उसके क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उसके क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उसको देख करके कलाकार वापस अपना एक्टिंग ऊंचा नीचा करता है। फिल्मों में ये नहीं किया जा सकता। सुनील जी, ये बताएं कि क्या फिल्मों को या बॉलीवुड को अल्टीमेट माना जाए, यानी रंगकर्म एक सीढ़ी हुआ और वहाँ पर आप थोड़ा सा बहुत अच्छा कर लेते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, खासतौर पर एनएसडी से निकले हुए बहुत सारे लोग, जिनमें ओमपुरी शामिल हैं, मनोहर सिंह है, नसीरुद्दीन शाह हैं, यहाँ तक इरफान है, और उसके बाद भी पूरी श्रृंखला है। इन लोगों ने थिएटर किया, लेकिन एक निश्चित समय बाद इनको लगा कि थिएटर में पैसा नहीं है या पहचान नहीं है इतनी, तो इन्होंने बॉलीवुड या फिल्मों का रुख किया, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने कमर्शियल फिल्में भी की और कर रहे हैं। तो क्या ये माने कि रंगमंच का जो अल्टीमेट है वो बॉलीवुड है या फिल्में हैं? जी, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं फिल्मों को देख के रंगमंच का दामन थामते हैं। एक तो ये बात सच्चाई है। दूसरा, जब रंगमंच को अपनाते हैं, अगर वो सिर्फ रंगमंच इसलिए कर रहा है कि फिल्म में जाना है, तो वो रंगमंच में उतनी शिद्दत से वो काम नहीं कर पाएगा। 1-2 नाटक करेगा, चला जाएगा, और वो कच्चा खिलाड़ी रहेगा, ना तो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और वो फिर फिल्म को भी कोसेंगे और रंगमंच को भी कोसेंगे। और रही बात कुछ ऐसे जो हुए हैं, जो एनएसडी से हैं या देश भर में जो विख्यात हुए हैं, जैसे ओमपुरी साहब का आपने नाम लिया, नसीर साहब का नाम लिया, नवाजुद्दीन है, तो इन्होंने रुक किया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें पॉजिटिविटी देखता हूँ कि रंगमंच से जुड़ के वो गए हैं। अब वो हालात परिस्थितियाँ क्या रही क्या नहीं वहाँ, लेकिन वो माध्यम ऐसा है कि वो माध्यम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑडियंस से नहीं होता है, लेकिन कनेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो माध्यम बड़ा है। उसकी वजह से आज उन्होंने ये एक स्थापित किया है आम लोगों के लिए, और जो नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं कि हाँ, रंगमंच से नसीर साहब ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इरफान खान साहब ने हासिल किया, ओमपुरी साहब ने किया, मनोज वाजपेयी साहब ने किया। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर लोगों में एक जुनून पैदा होता है, एक उत्साह पैदा होता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो कहीं ठीक है, वो अच्छा है कि वो रंगमंच से सीख के अगर रंगमंच में योगदान दे रहा है या फिर फिल्मों में दे रहा है। बस तकलीफ़ इस बात की नहीं है, तकलीफ़ इस बात की है कि जो भी काम करो उससे पहले शिद्दत से जान लो, समझ लो, सीख लो, उसके बाद आप कहीं पे भी करो। लेकिन हाँ, ये जो आपने नाम लिए हैं जो बड़े बड़े हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनका झुकाव हमेशा रंगमंच की तरफ रहा है। जब भी वो कहीं किसी शहर में जाते हैं, उदयपुर में आते हैं या कहीं पे शूटिंग के तौर पे, तो जब रंगकर्मी मिलता है
तो फिल्म के मिलने में और जो रंगकर्मी मिलता है तो वो जो मिलना वो एक अलग ही होता है, तो उनसे साफ दिखता है। जैसे पीयूष मिश्रा जी आए थे तो उनसे जो जुड़ा हुआ, मनोज वाजपेयी साहब से, या ऐसे अभी जैसे यशराज जी हैं एक, तो वो हैं एक अपने वो रंगकर्म से जुड़े हुए, लेकिन अभी एड मूवीज़ करते हैं, फिल्मों में हैं। और बधाई वो मूवी में भी उन्होंने फादर का रोल किया था, जिनका नाम है गजराज सिंह राव, तो अपने डोरे नगर में ही रहते हैं, अब किसी को पता नहीं है। और इतनी बड़ी शख्सियत है, और जो मिले तो वो इतना गले लगाया और उन्होंने बोला सुनील जब भी कोई भी प्रोग्राम हो मैं आने को तैयार हूँ। सुरेखा सीकरी जी का देहांत हो गया, उन्होंने मुझे बोला था, फ़ोन पर बात हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये पॉजिटिविटी है और कहीं ना कहीं रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। और रंगकर्म में भी अब ये हो रहा है कि वापस टिकट, पहले जिस ज़माने में मनोरंजन के साधन नहीं थे और तब टिकट चलते थे, वापस टिकट का दौर ख़त्म हो गया और अभी इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई है लोगों के मोबाइल में, इतनी सारी चीज़ें कि वो देख के भी मतलब वो नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, अब ये है कि आने वाले टाइम में रंगमंच वापस, क्योंकि ये मर नहीं सकता, ये ऐसी विधा है जो कभी हमेशा कायम रहेगी। और अभी OTT वेब सीरीज़ और इससे और ज़्यादा ये हो गया कि रंगकर्मियों को ज़्यादा काम मिलने लगा है। और हमेशा रंगकर्मी छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने अपनी पहचान अलग से दिखाई है, ये बात रही है। सुनील जी, उदयपुर का रंगकर्म में राष्ट्रीय परिदृश्य पर बहुत नाम रहा और बहुत काम रहा, और कुछ नाम हम लेंगे तो उनको सुनते ही लोगों को पता चल जाएगा कि शहर ने कितने बड़े रंगकर्मी, भानु भारती जी हुए, क़य्यूम अली बोहरा जी हुए, रिजवान ज़हीर उस्मान जी हुए, लईक हुसैन जी हुए, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रंगकर्म किया और अपनी पहचान बनाई। अब ये आरोप लगता है कि उदयपुर में रंगकर्म की वो स्थिति नहीं है और उस स्तर के रंगकर्मी हम बाद में आने वाली पीढ़ियों में तैयार नहीं कर पाए। एक तो इस बात से कितना आप सहमत हैं, और क्या उदयपुर के रंगकर्म की ये स्थिति आगे सुधरेगी? आपका बहुत सही सवाल है, जो मेरी पीड़ा है आपने उसको छेड़ा है। क्योंकि जब मैं रंगकर्म करते हुए जब बुज़ुर्गों से जब मिलता हूँ, या रंगकर्मियों के जितने बड़े वरिष्ठ रंगकर्मियों से या कला प्रेमियों से मिलता हूँ, जब उनसे सबसे जानता हूँ, उसमें दर्शक भी है, रंगकर्मी भी हैं, कोई कला प्रेमी भी है, दूसरे किसी कला जगत में हैं, उन सबसे मेरी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तो उन सबसे जब जानने को मिलता है कि उदयपुर विश्व रंग मतलब अपने वर्ल्ड लेवल पे नाम रखा, इंडिया भर में नाम रखा, और बड़े बड़े अनु कपूर, बड़े बड़े लोग जो NSD से, उसमें उदयपुर का ऐसा नाम था। और कहीं ना कहीं सब बोलते थे कि उदयपुर का रंगकर्म, अरे उदयपुर का रंगमंच, उस ज़माने में इतना बड़ा स्वर्ण युग रहा, उसको जिया। हालांकि फिर अभी लगभग 20-25 सालों से थोड़ा सा गिरावट आ गई, क्योंकि एक तो जो पैसा नहीं है, उसकी वजह से जब टीम नहीं होती है तो काम करना मुश्किल होता है। क्योंकि एक पेंटर अपना, जैसे मेरे बहुत सारे बोलते हैं, वो तो सही बात है, बहुत कला है ऐसी जो अकेला निकाल लेता है। कोई गज़ल लिख रही वो अकेले का काम है, या कोई पेंटर है तो पेंटिंग बना रही अकेले का काम है। रंगकर्म के अंदर पूरी टीम की आवश्यकता होती है, और टीम नहीं होती है तो कोई चल ही नहीं पाता है, तैयार ही नहीं हो पाता है। वहाँ पर ये है कि हाँ, इन्होंने रहा, लेकिन कुछ टाइम से वापस टीम बिछड़ जाती है, नहीं बोलती है, या फिर 1-2 नाटक की ऐसा वापस बिछड़ गए कि वो सब चीज़ें होने के बाद भटक जाती है, तो वापस उसको इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें करनी। फिर ये मनोरंजन टीवी फिल्म्स ये सब आ गई, तो इसका दौर और कम हो गया, टीवी सीरियल्स और ये और हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे वो आया है। लेकिन हाँ, रंगकर्म वापस उठ रहा है और वापस रुक कर रहे हैं लोग, क्योंकि पक गए हैं अब टीवी से और वो एक रास्ता वाली ज़िंदगी से पक गए हैं। अब वापस नया दौर चाह रहे हैं, वापस रंगमंच की तरफ रुख कर रहे हैं, और रंगमंच वापस उठाव लेगा और उठा आ रहा है, चेंज दिख रहा है। कुछ जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, तो कुछ इतने युवा हैं जो आए तो फिल्म की वजह से, लेकिन अब वो रंगमंच का नाम सुनते ही इमोशनल हो जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वो आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं, और मैं भी उसमें शिद्दत से जुड़ा हुआ हूँ कि मतलब मरते दम तक एक कोशिश है कि उदयपुर के रंगमंच को वापस उस स्तर तक लेके आऊँ। शैलेंद्र जी, जाते जाते आप उदयपुर के रंगकर्म की भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उदयपुर का रंगमंच उज्ज्वल था एक समय में। कम से कम मैंने जहाँ तक देखा है 6-7 हज़ार दर्शक नाटक देखते थे, और आज की स्थिति ये है कि उस वक्त जितने लोग बाग रिहर्सल देखने आते थे, उतने आज की तारीख में सिर्फ दर्शक हैं। ये फ़र्क पड़ा, और इस सब का के जिम्मेदार हैं हमारे टीवी, मोबाइल, वही कहेंगे। क्योंकि पहले भी फिल्में बनती थी तो फिल्में देखने जाते ही थे। आज की तारीख में फिल्में के हॉल भी करीब 50% खाली हो चुके हैं, क्योंकि लोग बाग मोबाइल के ऊपर ही देख लेते हैं, इतना पैसा नहीं खर्च करते हैं। अब आपने पूछा कि भविष्य तो उज्जवल रहेगा, कि पहले जो सारे कलाकार थे उतने कलाकार वापस जुटाना तो बहुत नामुमकिन हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे तो निश्चित इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शैलेंद्र शर्मा जी और सुनील टाक जी, आपका हृदय से आभार।